Hello friends, welcome on this favorite channel Physics Gyan Mukesh Naik. Friends, today we are going to learn the last poem of poetry section, that is 2.8 Small Towns and Rivers. Friends, this poem is written by famous Indian poet Mamang Dai. मैमंग दाई ये इन्होंने ये पोएम लिखी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ 2.8 स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स। फ्रेंड्स, ये जो पोएट्री की सीरीज है ये शुरू की गई थी, जिसमें हमने हर एक पोएम के टोटल 5 वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें आइस ब्रेकर, देन लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवॉइस, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड एप्रिसिएशन। यानी कि पोएट्री सेक्शन पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो हर एक एस्पेक्ट पे हमने यहाँ पे वीडियो बनाया। आपको ये प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आज हम लास्ट की जो पोएम है हमारे सिलेबस की, जो लास्ट ईयर डिलीटेड सिलेबस में थी बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, लेकिन इस साल जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाली है, ये एग्ज़ाम में 100% सिलेबस है, तो ये पोएट्री आपको आ सकती है। तो लास्ट पोएम 2.8 स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स, दिस पोएम इज रिटन बाय मैमंग दाई। शी वॉज बोर्न इन 1957। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, यानी कि जो 7 सिस्टर्स जिसे हम कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, वो वाला पार्ट से ये बिलोंग करती है, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश से। तो फ्रेंड्स देखिए, इनका उधर का एक जो कल्चर है ना, वो कल्चर को ये पोएम में उन्होंने डिपिक्ट किया गया है। तो मैमंग दाई वॉज अ पोएट, नोवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट। तो ये बहुत ही वर्साटाइल पर्सनालिटी थी फ्रेंड्स। एज अ जर्नलिस्ट उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो एंड टीवी पे, जब हम दूरदर्शन जो देखते हैं, ये यहाँ पर उन्होंने एज अ जर्नलिस्ट बोल के काम किया है। एंड उनका जो सेकेंड करियर का जो है दैट इज नोवेलिस्ट। तो फ्रेंड्स, इन्होंने बहुत सारे नोवेल्स, पोएम्स भी बहुत सारे लिखे हैं। इन्होंने एक नोवेल लिखा था द ब्लैक हिल नाम का, द ब्लैक हिल। ये नोवेल के लिए उन्हें एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, दैट इज द साहित्य अकेडमी अवार्ड। 2011 में इन्हें एक अवार्ड मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड। उनका एक बहुत ही फेमस नोवेल है, दैट इज द ब्लैक हिल। इसके अलावा उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है 2011 में, पद्मश्री मिला है, एंड 2017 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। एज अ पोएट उन्होंने एक पोएम कलेक्शन भी लिखा है, जो कि यहाँ पे हम देखने वाले हैं, स्मॉल टाउन एंड रिवर्स। ये जो हमारे सिलेबस में पोएम है, ये पोएम उसी कलेक्शन में से ली गई है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैमंग दाई इज अ स्ट्रॉन्ग वॉइस फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो जिसे 7 सिस्टर्स नाम से हम पहचानते हैं, जो 7 स्टेट है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, वो साइड के जितने भी प्रॉब्लम्स है, लोगों की जो भी डिमांड्स है, जो भी उनका कहना है, ये गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम मैमंग दाई बहुत अच्छे तरीके से करते आ रहे हैं। एंड एज अ राइटर एंड पोएट पर एक्सेलेंस, हुज वर्क हैज़ द फ्रेग्रेंस ऑफ हर लैंड एंड हर पीपल। तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा काम जो होता है अपने पीपल, यानी कि जो ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश या फिर जो बाकी के स्टेट है, उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए, वहाँ के पीपल्स के लिए ये बहुत काम करते आ रहे हैं। नाउ अबाउट दिस पोएम स्मॉल टाउन एंड रिवर। फ्रेंड्स, ये जो पोएम है स्मॉल टाउन एंड रिवर्स is taken from her collection, that is the river poems. रिवर पोएम्स नाम का इनका एक पोएट्री का कलेक्शन है, जिसमें बहुत सारे पोएम्स हैं। एंड फ्रेंड्स, उनके बहुत सारे पोएम में से बहुत सारे पोएम्स हमारे जो भी एकेडमिक होता है, या 7 स्टैंडर्ड हो, 10 स्टैंडर्ड हो, 8 स्टैंडर्ड हो, CBSE हो या सेमी इंग्लिश मीडियम हो, हर एक इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में आपको इनके एक ना एक पोएम 100% मिल जाएंगे। तो उनका ये जो कलेक्शन है द रिवर पोएम्स, विच वाज पब्लिश्ड इन 2004, ये कलेक्शन में से ये पोएम ली गई है, दैट इज द स्मॉल टाउन एंड रिवर्स। अब यहाँ पे इस पोएम में क्या किया गया है, तो इन दिस पोएम शी डिपिक्टेड द सराउंडिंग्स ऑफ हर होम टाउन, द नेचुरल ब्यूटी ऑफ हर होम टाउन इन दिस पोएम। यानी कि अपना जो गांव है, उनका एक गांव भी बताया गया है यहाँ पे,
पासीघाट में भी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो सकता है, पासीघाट इस तरीके से। तो ये जो उनका गांव है, तो ये विलेज के बारे में इन्होंने ये पोएम में कंप्लीट हमें बताया गया है। देन इसके एक इम्पॉर्टेंट ऐसा है कि द पोएम डिस्क्राइब्स अ लैंडस्केप एंड नेचर वेयर रिवर इज अ डोमिनेंट फिनोमेना। मतलब नॉर्थ ईस्ट में जो है ना, रिवर्स को बहुत ही सेक्रेड मानते हैं, होल इंडिया में भी मानते हैं हम, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा मानते हैं। वहाँ के जो पीपल है दोस्तों, वहाँ की जो कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी, उनके लिए नेचर के हर एक एलिमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। वहाँ पे अगर हम आज भी देखते हैं तो वी डोंट फाइंड सच डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नीदर दे डोंट लाइक सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन देयर एरिया। उन्हें भी ये पसंद नहीं है कि इस तरीके से कुछ डेवलपमेंट हमारे तरफ भी हो। दे अपोज वेन एवर देयर इज एनी प्रोजेक्ट गोइंग टू लॉन्च। तो यहाँ पे एक हमें ये भी व्यू से, ये भी एंगल से पता चलता है कि मैमंग दाई जो है, तो अपने जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ के स्पेशली इस रिलेटेड, यानी कि ये पोएम में उन्होंने क्या किया गया है, शी वॉज नॉट हैप्पी विद द डेवलपमेंट। मीन्स उनका कहना है कि एज वी हैव डेवलपमेंट वी डिस्ट्रॉय द नेचर। यानी कि जैसे ही डेवलपमेंट हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं। And it is strong belief of northeast people or their tribal people that whenever their beloved one die, after death they live or dwell in the natural elements। अभी उनका ऐसा कहना है उस एरिया का, उस लोगों का, कि जो भी हमारा रिलेटिव, जो भी नज़दीक का कोई है, जब वो डिमाइस हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, तो आफ्टर डेथ उनका ये बिलीफ है, कहना है कि वो आसपास के जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स है, अभी नेचुरल एलिमेंट्स में क्या आ सकता है, ट्रीज आ सकते हैं, माउंटेन्स आ सकता है, रिवर्स आ सकते हैं, वैलीज आ सकते हैं, ये सारे के सारे चीज़ों में उनके जो अपने प्रियजन है वो सारे के सारे रहते हैं आफ्टर डेथ, ऐसा उनका कहना है। एंड अगर वहाँ पर डेवलपमेंट होती है तो वहाँ का जो भी नेचुरल एलिमेंट्स है उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है या फिर करना पड़ता है। एंड इसी की वजह से वो ये सारे डेवलपमेंट को अपोज भी करते हैं। तो ये पोएम में हमें ये भी टोन दिखाई देता है कि द पोएट इज वॉज नॉट हैप्पी about the development which is going to take place in such type of areas। तो फ्रेंड्स ये जो पोएम है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टोटल 7 स्टैंजाज आर देयर एंड द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स स्टाइल। यहाँ पे आपको कोई भी राइम स्कीम नहीं मिलेगी। टोटल 7 स्टैंजा है एंड ईच स्टैंजा हैविंग अनइक्वल साइज। हर एक स्टैंजा की साइज अनइक्वल है, कोई बड़ा है तो कोई छोटा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Full explanation of 2.8, that is small towns and rivers, written by the famous poetess Mamang Dai। फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट जो स्टैंजा है, फर्स्ट जो लाइन है, वो लाइन जो टाइटल दिया गया है पोएम का उसी से स्टार्ट हो जाती है। यानी कि यहाँ पर देखिए द फर्स्ट स्टैंजा टेल्स अस अबाउट हर होम टाउन दैट इज पासीघाट, जो कि इंट्रोडक्शन में दिया है। उनका जो विलेज है, उनका जो गांव है पासीघाट, उसके बारे में फर्स्ट ओपनिंग स्टैंजा में यहाँ पे बताया है। दैट इज स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ। रिमाइंड मतलब याद करवा देना, है कि नहीं, मेक समवन रिमेंबर। तो एज सुन एज और वेन एवर शी विजिट्स हर होम टाउन, हर विलेज, शी रिमेंबर्स अबाउट हिज फॉर्मर और हिज बिलव्ड हु इज डेड। जो भी डेड हो चुके हैं, उनके जो फॉर्मर है, एंसेस्टर्स है, जैसे ही वो गांव में जाती है तो उन्हें इनकी याद आती है। अब याद कैसे आती है? बिकॉज उनका ये बिलीफ है कि आफ्टर डेथ ऑल दीज बिलव्ड वंस ड्वेल्स इन नेचुरल एलिमेंट्स। तो उनकी याद इसलिए आती है कि ये जो पेड़ है, माउंटेन है, रिवर्स है, तो इन्हें, मतलब ये पीपल को, उनके पूर्वज जिसे कहते हैं हम, एंसेस्टर्स जो कहते हैं, वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। सो शी सेज दैट स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ, माई होम टाउन लाइज
calmly amidst the trees. Now the location of her village is in the middle of trees. Amidst. Amidst का मीनिंग होता है in the middle of. Amidst का मतलब होता है in the middle of. In the middle of trees. अभी उनका जो गांव है it lies यानी कि it is situated in the middle of trees यानी कि चारों तरफ से dense forest है, बहुत सारी ग्रीनरी है. It is always the same in summer or winter. Means in every season 24 hours 12 months the village remains as it is. यानी कि हमेशा वहाँ पर अगर आप जाते हो तो वो हमेशा उसी तरीके से दिखता है जैसे हर एक सीजन में दिखता है. समर और विंटर इट इज ऑलवेज सेम विद द डस्ट फ्लाइंग और द विंड हाउलिंग डाउन द जॉर्ज. अभी फर्स्ट ओपनिंग स्टैंजा में जो उनका विलेज है होम टाउन है. होम टाउन का मतलब होता है उनका विलेज, उसे एक्सप्लेन किया गया है. उनका जो विलेज है वो बहुत ही डेंस ग्रीनरी में है, चारों तरफ से पेड़ है. एंड वेन एवर शी विजिट, जब भी वो गांव को जाती है तो पहली थिंग उन्हें जो याद आती है दैट इज अबाउट द डेथ. विथ डस्ट फ्लाइंग, जैसे कि डस्ट फ्लाइंग मतलब धूल उड़ते रहती है, और द विंड हाउलिंग डाउन द गॉर्ज. गॉर्ज का मतलब होता है दोस्तों वैली. आपने देखी होगी वैली, है ना. जब भी हम माउंटेन एरिया में जाते हैं तो वैली तो दिखाई देती है ना. तो वहाँ से जो है ना बहुत जोर से हवा चलती है. जब जोर से हवा आती है ना तो वो जो साउंड है ना वो होता है हाउलिंग, यानी कि प्रोड्यूस अ लाउड साउंड. अगर हम हमारे पाम को कान पे रखते हैं ना तो एक आवाज़ हमें सुनाई देती है, ठीक है ना. दैट इज कॉल्ड एज हाउलिंग डाउन. यानी कि जो भी वैली है वहाँ से जोर जोर से हवाएं चलती है एंड डस्ट फ्लाई होता है. समर हो या विंटर, विलेज इसी तरीके से उन्हें नजर आता है. इन द सेकेंड स्टैंजा शी टेल्स दैट जस्ट द अदर डे समवन डाई, in the dreadful silence we wept. Now it is a ritual. Means in this poem the poet also says that life and death जो है ना it is temporary. ये सारी चीज़ें टेम्पररी है, जिंदगी जीना मरना. लेकिन उनका जो रिचुअल है, उनका जो ट्रेडिशन है इट इज़ परमानेंट. यानी कि आज अगर हम देखते हैं तो इफ़ वी ग्लांस टुवर्ड्स द सिविलाइजेशन, जैसे कि इसके पहले का जो वीडियो है उसमें हमने देखा कि जितने भी सिविलाइजेशन है ऑल दी सिविलाइजेशंस सेट ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स. तो इंडस सिविलाइजेशन अगर देखते हैं हम तो वो टाइम के जो लोग थे वो तो अब नहीं है, लेकिन उनका जो रिचुअल है, उनका जो ट्रेडिशन है वो आज भी चलता रहा है. मतलब वो परमानेंट है. इसीलिए पोएट ने कहा है कि लाइफ एंड डेथ जो है ना वो टेम्पररी है, लेकिन रिचुअल जो है ना वो परमानेंट है. तो यहाँ पे हर दिन कोई ना कोई डेथ होती है. ऑन द सेम डे देयर वाज समवन्स डिमाइसल, एक किसी की डेथ हो चुकी है एंड उस वजह से दे आर विपिंग, मतलब वो रो रहे हैं. एंड द ड्रेडफुल साइलेंस, वहाँ पे एक साइलेंस है. ड्रेडफुल यानी कि डर है. अभी दोस्तों यहाँ पे एक पोएम में जो है ना तो एक दूसरे एंगल से भी अगर हम देखते हैं तो एक डर ये जो ट्राइबल पीपल है नॉर्थ ईस्ट के तरफ के उनके मन में है. क्योंकि अगर हम इसका लोकेशन देखते हैं नॉर्थ ईस्ट का तो एक तरफ से चाइना है, एक तरफ से बांग्लादेश है ना. एंड मतलब बहुत हमेशा वो डर वाली स्थिति में रहते हैं. तो कभी भी कोई अटैक कर देता है, किधर से भी फायरिंग हो जाती है. एंड उस वजह से वो कहते हैं कि समवन डाई, यानी कि वहाँ पर किसी की मौत हो चुकी है.
looking at the sad wreath of tuberoses. Tuberoses is a flower. ये जो tuberoses है ना, ये एक फ्लावर है. रीद ऑफ ट्यूबर रोजेस. रीद का मतलब होता है माला या फिर हार, जो हम फोटो पे चढ़ाते हैं, ठीक है ना. तो ये फूलों की जो रीद है, ये जो माला या हार बनाई है, लुकिंग एट द सैड रीद ऑफ ट्यूबर रोजेस मीन्स it is custom in each and every religion that we offer such type of bouquet or such type of wreath to the dead person's body. तो हम वो एक फूल चढ़ाते रहते हैं ना, तो उस तरीके का उन्हें ये सीन दिखाई देता है. लाइफ एंड डेथ ओनली द रिचुअल आर परमानेंट. तो ये उनका कहना है कि लाइफ एंड डेथ ये जो टेम्पररी है, ये चलते रहेगा, बदलते रहेगा, लेकिन हमेशा जो चीज़ परमानेंट है दैट इज रिचुअल. रिचुअल का मतलब होता है दोस्तों ट्रेडिशन. जो भी हम पहले से करते आ रहे हैं, जो भी हमारे ट्रेडिशन है, वो ट्रेडिशन को यहाँ पे रिचुअल कहा गया है. यानी कि नॉर्थ ईस्ट पीपल जो है, उनकी जो भी ट्रेडिशन थी, जो भी उनका कल्चर था, वो आज भी परमानेंट है. लेकिन जो पीपल है वो आते जाते हैं, यानी कि वो टेम्पररी है. एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ पर्टिकुलर लाइफ स्पैन. हर एक का लाइफ स्पैन फिक्स होता है. लेकिन हम जो रिचुअल बनाते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, दे आर परमानेंट. तो इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट टेल्स अबाउट someone's demisal and their rules and regulations. In the next stanza, the river has a soul. Now the third stanza tells about river. अब देखिए, one of the natural element of her hometown, that is river. इसके पहले जो ट्रीज बताए हैं, उसके बाद में एक वैली के बारे में बताया है ना. अब थर्ड स्टैंजा में रिवर के बारे में है. एंड हियर द पोएट हैज पर्सोनिफाइड द रिवर एज अ ह्यूमन बीइंग. देखिए, द रिवर हैज अ सोल. In the summer, it cuts through the land like a torrent of grief. Sometimes I think it holds its breath, seeking a land of fish and star. Now, in the third stanza, the poet tells about the river. Actually, they think that, and every one of us thinks that rivers are very sacred. We worship them, है ना. अगर हम देखते हैं तो सारे के सारे rivers जो है, वो बहुत ही sacred, होली मानते हैं. हम उनकी पूजा करते हैं. क्योंकि पानी देने वाला, यानी कि रिवर इज द ओनली थिंग हु गिव्स अस वाटर. वाटर बॉडी का सबसे मेन सोर्स हमारा रिवर होता है. इसीलिए हमारे कल्चर में रिवर्स को एज अ गॉडेसेस या फिर भगवान की तरह हम पूजते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं. यहाँ पे देखिए, रिवर एज अ सोल, यानी कि पर्सोनिफाइड किया है. एक रिवर इनैमनेट है, लेकिन ऐसा बताया है कि उन्हें भी सोल होता है, आत्मा होती है, जान होती है उनमें भी. इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड. अभी ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो रिवर्स है ना, ये हिमालयन माउंटेन रेंज से होके नीचे आते हैं, ठीक है ना. तो उस तरीके के डिस्क्राइब किया. इन समर, यानी कि समर में क्या हो जाता है कि जो भी रिवर्स है हिमालय से आते हैं, वो ज़्यादा फ्लो से बहते हैं, है ना. तो इन समर इट कट्स थ्रू द लैंड लाइक अ टॉरेंट ऑफ ग्रीफ. टॉरेंट का मतलब होता है फोर्सफुली, एंड ग्रीफ का मतलब होता है सॉरोनेस. अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा मेटाफर, ये फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है. ग्रीफ का मतलब होता है सैडनेस. अभी समर में क्या हो जाता है कि जैसे ही जो आइस है वो मेल्ट होने लगता है, एंड रिवर का वाटर लेवल वो बढ़ जाता है. और माउंटेन से जब रिवर्स आते हैं तो बहुत फोर्सफुली आ जाते हैं. एंड सेकेंड, यहाँ पे ऐसा बताया है कि जो पीपल है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, उनको जो है, तो जब भी रिवर्स पोल्यूटेड हो जाती है, अब यहाँ पे दिखाया है, तो वो होने के बाद उन्हें बहुत दुख हो जाता है.
क्योंकि वो रिवर्स ही उनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है। एंड अगर वो पोल्यूट हो जाता है तो उनकी लाइफ खराब हो जाती है। इसलिए देखिए नेक्स्ट वाले लाइन में लिखा है समटाइम आई थिंक इट होल्ड्स इट्स ब्रेथ। अभी रिवर जो है ना अपना ब्रेथ को होल्ड करते हैं। अब आप एक 10 सेकंड के लिए अपना ब्रेथ होल्ड करके देखिए, यू फील रेस्टलेस। अगर हम सांस लेना बंद कर देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसा बताया है कि रिवर जो है ना वो अभी सांस नहीं ले पा रहे, उनका जो दम घुटता जा रहा है। अभी रिवर्स का दम कैसे घुटता जा रहा है कि वहाँ पे अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, एंड इस वजह से वो जो रिवर्स है वहाँ पर वाटर पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। और वाटर पोल्यूशन के वजह से वो जो रिवर है जो क्रिस्टल एंड क्लियर रहते थे पहले, अभी बहुत पोल्यूटेड हो चुके हैं। इसीलिए पोएट कहती है कि आई थिंक द रिवर होल्ड्स इट्स ब्रेथ seeking a land of fish and star. Now once the river having a strip of clean and crystal water where fishes and stars would can say seen in the water at night or during night. रात के समय जो भी स्टार्स है वो पानी में चमकते थे एंड क्लीन वाटर रहने के वजह से वहाँ पे बहुत सारे फिश आते थे। बट अभी क्या हो चुका है, द रिवर इज पोल्यूटेड। रिवर अब बहुत खराब हो चुकी है, इस वजह से उन्हें ना ही वहाँ पे फिश दिखाई देते हैं ना ही स्टार। मतलब अब ये जो लैंड है ये लैंड ना ही फिश के लिए अच्छी है, ना ही उसमें उस पानी में स्टार्स रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इमेजरी का यूज पोएट ने किया है, फिश एंड स्टार। ये जो इमेजेस है यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किए गए। इन द फोर्थ स्टैंजा द पोएट स्टार्ट्स विद द सेम वर्ड, दैट इज द रिवर हैज अ सोल। यानी कि बोथ द स्टैंजा बिगिंस विद सेम लाइन, द रिवर हैज अ सोल। नाउ हियर इन द फोर्थ स्टैंजा शी टेल्स दैट the river has a soul, it knows stretching past the town from the first drop of rain to dry earth and mist on the mountain tops. The river knows the immortality of water. In the fifth stanza, she tells that the river knows stretching past the town. यानी कि रिवर्स जो है तो टाउन को स्ट्रेच करती है, यानी कि रिवर्स के बाजू में एक विलेज सिचुएटेड है। पूरा मतलब क्या कहेंगे हम, बहुत सालों से वहाँ पे वो विलेज यहाँ पे है। फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ एंड मिस द माउंटेन टॉप। जैसे ही वहाँ पे रेनिंग सीजन आ जाता है तो हर जगह बारिश होती है, माउंटेन टॉप से लेके हर जगह पे। द रिवर नोज द इमॉर्टेलिटी ऑफ वाटर, एंड रिवर को पता है कि ओनली द वाटर विल बी देयर फॉर एवर, हमेशा के लिए वहाँ पे पानी। इमॉर्टेलिटी का मतलब होता है एंडलेस, जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे कि हम जो होते हैं ह्यूमन बींग्स वो मॉर्टल होते हैं, समवेन वी डाई, लेकिन द पर्सन हु नेवर डाई और द थिंग विच नेवर डिस्ट्रॉयड, दैट इज कॉल्ड एज इमॉर्टेलिटी। पानी जो है तो हमें पता है कि कई सालों से है ना। तो पोएट का ये कहना है कि रिवर्स नोज दैट वाटर इज इमॉर्टल, पानी जो है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। चलो नेक्स्ट इसमें देखते हैं अगले स्टैंजा में। A shrine of happy pictures mark the days of childhood. Now in next stanza, the poet recalls about her childhood. अभी जब वो विलेज में आती है तो बचपन की उनके कुछ यादें उन्हें याद आती है, जैसे कि अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स। श्राइन का मतलब होता है होली प्लेस। जो भी कोई अच्छी जगह होती है ना उसे कहते हैं हम श्राइन, मतलब होली प्लेस। Now here her village is called as shrine, holy place. अभी उनका जो विलेज है उसे होली प्लेस श्राइन कहा है, मीन्स
मेटाफर का यहाँ पे एक यूज किया गया है, अ होली प्लेस दैट इज हर विलेज ऑफ हैप्पी पिक्चर्स। मीन्स व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, द विलेज वाज और द विलेजर्स वर वेरी हैप्पी। मतलब उनके बचपन में वो ये देखती थी कि उनका गांव एक खुशी का माहौल हुआ करता था। यानी कि व्हेनेवर शी नाउ शी रिमेंबर्स कि जब भी हम गांव को याद करते हैं तो हर जगह हर एक पर्सन खुश होता था, हैप्पी रहता था। स्मॉल टाउन्स ग्रो विथ एंजाइटी फॉर द फ्यूचर, बट एज सुन एज द डेवलपमेंट स्टार्ट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ना चालू हो गया, तो ऐसे वहाँ पर जो विलेज है वो सैड होते गया। एंजाइटी का मतलब होता है वरीनेस। वरीनेस को हम क्या कहेंगे भाई, बहुत सोचने लग गए थे। स्मॉल टाउन ग्रोज विथ एंजाइटी फॉर द फ्यूचर, यानी कि आगे अब ये विलेज का क्या होगा इसके बारे में वो बहुत सोचते हैं। The dead are placed pointing west when the soul rises. It will walk into the golden east, into the house of the sun. In next stanza, the poet tells about the ritual of the tribal people of northeast. वहाँ पे एक रिचुअल है कि when someone died, they placed pointing west, यानी कि जैसे हर एक रिलीजन में होता है कि किसी भी डेड पर्सन का जो है तो सर एक तरफ किया जाता है, मतलब एक डायरेक्शन में किया जाता है पर्टिकुलर, एंड जो लेग्स है वो एक पॉइंटिंग, मतलब उनका पॉइंटिंग अलग डायरेक्शन में किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो पीपल है इनका एक रिचुअल है कि जैसे ही समवन डाई दे आर प्लेस पॉइंटिंग वेस्ट, यानी कि उनका जो पैर का हिस्सा है वो वेस्ट के तरफ किया जाता है। When the soul rises, it will walk into the golden east. And after death, ये अभी उनका बिलीफ कहेंगे या सुपरस्टिशन कहेंगे, बिलीफ ही बताया है। When the soul rises after death, जब उनकी आत्मा उठ जाती है तो डायरेक्टली इट वॉक इनटू द गोल्डन ईस्ट। गोल्डन ईस्ट का मतलब होता है यहाँ पर हेवन, जिसे कहेंगे हम जन्नत, है ना। तो आफ्टर डेथ जो हमारी आत्मा होती है वो आत्मा जन्नत में जा सकती है, स्वर्ग में जा सकती है। ये हिसाब से वो जो डेड पर्सन की बॉडी है उन्हें कुछ इस तरीके से लिटा दिया जाता है कि पैर जो होते हैं उनके वो वेस्ट के तरफ होते हैं। इट विल वॉक इन टू द गोल्डन ईस्ट, इन टू द हाउस ऑफ द सन, यानी कि वो बहुत ही ईस्ट को मानते हैं, ईस्ट डायरेक्शन को मानते हैं, और वो ये भी मानते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन जो है इट इज़ एक्चुअली ड्वेल ऑफ देयर गॉड और गॉडेसेस, और इट इज़ हेवन, वो एक जन्नत है। एंड आफ्टर डेथ पीपल जन्नत में, स्वर्ग में जा सके, इसलिए उनको कुछ इस तरीके से लिटाया जाता है। चलो लास्ट वाले स्टैंजा में देखते हैं। In the cool bamboo, restored the sunlight, life matters like this. Now, in the last stanza, the poet tells that the surrounding of the village in the cool bamboos. अभी जो बम्बू ट्री है ना, वहाँ पे हमेशा हम देखते हैं कि बहुत कूलनेस होता है ना। रिस्टोर द सनलाइट, लाइफ मैटर्स लाइक दिस। तो जिंदगी कुछ इसी तरीके से चलती रहती है। समवन डाई, फिर जो डेथ होने के बाद वो जो उनके बिलव्ड है वो उन्हें किसी नेचुरल एलिमेंट में दिखाई देते हैं, और वो हेवन में जा सके, गोल्डन ईस्ट में जा सके, इसलिए उन्हें कुछ इस तरीके से लिटाया जाता है। तो इसी तरीके का उनका रिचुअल चलता रहता है। इन स्मॉल टाउन्स बाय द रिवर्स वी ऑल वांट टू वॉक विथ द गॉड। और उनका ये बिलीफ है कि इसी तरीके से हमारे गांव में रिवर जो होती है, रिवर के बाजू में जो गांव है हमारा, वहाँ के सारे लोग गॉड के साथ चल सके, यानी कि क्या कहेंगे हम कि गॉड हमेशा उनके साथ रहे, ऐसा उनका बिलीफ है। तो ये थोड़ा सा हाइपरबली है, ऐसा होता नहीं, लेकिन एक डिज़ायर उन्होंने
बताई है कि हर एक को ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे अगर गॉड है तो नेचुरल थिंग अच्छी रहेंगी, एंड उन्हें जो पहले वाला यानी कि कुछ सालों पहले जैसा उनका गांव हुआ करता था बिफोर डेवलपमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसी तरीके का एक अच्छी ज़िंदगी वो जी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पोएम अपने गांव के यानी कि पोएट मेमंग दाई के गांव को डिस्क्राइब करती है, उनका रिचुअल कैसा है ये यहाँ पे दिखाया गया है। होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम देखेंगे पोएटिक डिवाइस ऑफ दिस पोएम। तो यार चलो मिलते हैं अगले पोएम में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।